ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है उबर टेक्नोलॉजीज पर गहरा विश्लेषण। पिछले 10 वर्षों में मैं सिर्फ उबर ले लूँगा ने सब कुछ हल कर दिया है। पार्टी से घर पहुँचने से लेकर समय पर उड़ान भरने तक और 1 बजे की तड़प में टैकोस खाने तक, ये आधुनिक सुविधा का स्विस आर्मी चाकू बन गए हैं। लेकिन क्या अंतिम मिनट के फैसलों के मास्टर बनना वास्तव में एक शानदार निवेश बनाता है? चलिए पता करते हैं कि उबर का स्टॉक 5 सितारा सवारी है या यह आपके वॉलेट से 1 सितारा रेटिंग पाने के लिए डेस्टिन्ड है। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम उबर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। अरे वहाँ चालाक निवेशकों और जो कभी सोचते थे कि वह बढ़ती कीमतें बाजार हेरफेर का संकेत हैं या बस एक बहुत बुरा शनिवार की रात। चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम स्टॉक्स का विश्लेषण एक सर्जिकल चाकू की सटीकता और एक स्टैंड अप कॉमेडियन की हास्य के साथ करते हैं जो कभी कभी स्प्रेडशीट के बारे में बात करता है। आज हम तैयार हो रहे हैं और राइड शेयरिंग और फूड डिलीवरी के दिग्गज उबर टेक्नोलॉजीज में गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। उन्हें प्यार करें या खैर कह सकते हैं कि आप उनके डायनेमिक प्राइसिंग के बारे में भावुक हैं। उबर ने निस्संदेह हमारे मूवमेंट और खाने के तरीके को बदल दिया है, लेकिन क्या यह एक अच्छा निवेश बनाता है? अपना पसंदीदा पेय पकड़ें, बेहतर हो यदि वह उबर ईट्स द्वारा डिलीवर न किया गया हो। और चलिए पता करते हैं। याद रखें, मैं आपका वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ YouTube पर एक निभाता हूँ। मेरी मज़ेदार बातें सुनकर कोई भी निर्णय न लें। कंपनी और उसके प्रमोटर, ब्लैक कारों से लेकर वैश्विक प्रभुत्व लगभग, तो उबर टेक्नोलॉजीज वास्तव में कौन है? यदि आप किसी चट्टान के नीचे रह रहे हैं, एक ऐसी चट्टान जिसमें सुविधाजनक रूप से वाईफाई या देर रात टाको डिलीवरी की आवश्यकता नहीं है, तो उबर वह कंपनी है जिसने आधुनिक राइड शेयरिंग की अवधारणा का आविष्कार किया। वे डिजिटल मैचमेकर हैं जो आपको एक कार, एक ड्राइवर और कभी-कभी एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत से जोड़ते हैं। और अब वे जादूगर भी हैं जो आपका सुशी सीधे आपके दरवाजे पर लाते हैं। कहानी 2009 में शुरू हुई, जिसकी स्थापना ट्रैविस कालानिक और गैरेट कैंप ने की थी। कल्पना कीजिए, पेरिस में 2 लड़के बर्फ में फंसे हुए, टैक्सी नहीं मिल पा रही थी और इसी तरह $1 अरब का विचार जन्मा। अपने शुरुआती दिनों में उबर कैब के रूप में, जो तकनीकी अभिजात वर्ग के लिए एक लग्जरी ब्लैक कार सेवा थी, यह तेज़ी से फैल गया। पारंपरिक टैक्सी उद्योग को इस तरह बाधित कर दिया जैसे आप कहें मीटर चल रहा है। जहां कालानिक इसकी तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता में एक मुख्य व्यक्ति थे, वहीं उनका कार्यकाल भी अपने हिस्से की ड्रामा के साथ आया। इसे एक कॉरपोरेट रियलिटी शो समझिए जिसमें बहुत उच्च दांव लगे हैं। आज इस जहाज़ को CEO दारा खोसरो शाही चला रहे हैं, जिन्होंने 2017 में पद संभाला। उनका मिशन कंपनी को लाभप्रदता की ओर ले जाना और एक कम, कह सकते हैं अधिक घटनापूर्ण सार्वजनिक छवि की दिशा में। वह उस समझदार बड़े भाई की तरह हैं जो जंगली पार्टी के बाद साफ सफाई कर रहे हैं। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण, क्या हम अभी भी वहाँ हैं? ठीक है, चलिए मुख्य बातों पर आते हैं। या उबर के मामले में ऐप टैक्स पर हम अपने लेखाकार की टोपी पहनेंगे। हाँ, अब वे स्टाइलिश फेडोरा के रूप में आते हैं और उबर की वित्तीय यात्रा का पिछले दशक में परीक्षण करेंगे। अब याद रखें, उबर केवल 2019 में सार्वजनिक हुआ था, इसलिए हमारा 10 वर्षीय विश्लेषण उनके हाल के सार्वजनिक डेटा पर बहुत अधिक केंद्रित होगा, लेकिन हम उनके प्री IPO विकास की दिशा पर भी चर्चा करेंगे। पहला, राजस्व। उबर की शीर्ष रेखा काफ़ी प्रभावशाली रूप से बढ़ी है। वैश्विक मंदी के दौरान भी लोग अभी भी घूमने की ज़रूरत महसूस करते हैं और महत्वपूर्ण रूप से लोगों को अभी भी अपने ब्रिटो की डिलीवरी चाहिए।
उन्होंने अपने राजस्व स्रोतों का विविधीकरण किया है, जिसमें उबर ईट्स उनके मुख्य राइड शेयरिंग व्यवसाय के साथ एक शक्ति बन गया है। ये मानो किसी विमान में 2 इंजन हो, अधिक टिकाऊ भले ही एक थोड़ा फुसफुसाए। अब असली रोलर कोस्टर के लिए लैब लंबे समय तक उबर किसी भी कीमत पर विकास के समान था, जिसका अक्सर मतलब था बहुत ही उच्च लागत पर नुकसान। वे उस दोस्त जैसे थे जो हमेशा बिल चुकाता है, लेकिन आप जानते हैं कि वे चुपके से पैसा खून कर रहे हैं। हालांकि हाल के तिमाहियों में हमने कुछ वास्तविक ईमानदारी से लाभप्रदता देखी है। क्या यह टिकाऊ है? यही अरब डॉलर का सवाल है। वे अभी भी परिचालन लागत, ड्राइवर प्रोत्साहन और उस परेशान करने वाली चीज प्रतियोगिता से लड़ रहे हैं। अर्न स्तर एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाना महंगा है दोस्तों। उबर ने निश्चित रूप से अपने विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अर्न लिया है। हम उनके अर्न से इक्विटी और वर्तमान अनुपातों को देखेंगे। क्या वे अपनी देनदारियों का जिम्मेदारी से प्रबंधन कर रहे हैं, या वे मेरी देर रात की स्नैक्स ऑर्डर करने से भी तेज अर्न ले रहे हैं? यह विकास में निवेश करने और वित्तीय बाधा में फंसने के बीच का संतुलन है। और अंत में मार्जिन। प्रत्येक राइड या डिलीवरी से उबर वास्तव में कितनी राशि रखता है ड्राइवर को भुगतान करने और अन्य सीधे खर्चों को कवर करने के बाद, और फिर सभी मार्केटिंग, अनुसंधान एवं विकास और कॉरपोरेट वेतन के बाद कितनी राशि परिचालन लाभ के रूप में बचती है। उनके मार्जिन ऐतिहासिक रूप से पतले रहे हैं, जो उच्च वृद्धि प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों की सामान्य विशेषता है, लेकिन हाल के सुधार दिखाते हैं कि वे हर लेन देन से दक्षता निकालने में बेहतर हो रहे हैं। यह एक कठिन व्यवसाय है जहां हर पैसा महत्वपूर्ण है। 3 स्टॉक चार्ट, तकनीकी विश्लेषण, निवेशक भावना की लहरों पर सवारी होस्ट। ठीक है, चलिए लेखा की किताबें छोड़ते हैं और उन झुकी हुई लाइनों में कूदते हैं जो तकनीकी विश्लेषकों को उत्साहित करती हैं। हम उबर के दीर्घकालिक स्टॉक चार्ट को खींच रहे हैं। उबर का आईपीओ 2019 में एक बड़ा आयोजन था, लेकिन स्टॉक तुरंत ही चांद पर नहीं पहुंचा। इसकी शुरुआत उतार चढ़ाव वाली रही और इसे अपनी जगह बनानी पड़ी। हम स्पष्ट समर्थन स्तर देख सकते हैं जहां खरीदार कदम रखते हैं और आगे गिरावट को रोकते हैं। इन्हें फर्श के रूप में सोचें, वह कीमत जहां निवेशक कहते हैं ठीक है, यह अच्छा सौदा लगता है। उबर के लिए ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट मूल्य सीमा का उल्लेख करें, जैसे 25-30 के आसपास के क्षेत्र मजबूत समर्थन के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी ओर हमारे पास प्रतिरोध स्तर हैं, जहां विक्रेता उभरते हैं और आगे की बढ़त को सीमित करते हैं। ये वह ऊंचाइयां हैं जिन्हें स्टॉक तोड़ने में संघर्ष करता है। जैसे प्रतिरोध के ऊपर टूटना मजबूत बुलिश गति का संकेत दे सकता है, जबकि बार बार ऐसा करने में असफल होना स्थिरता या संभावित वापसी का संकेत हो सकता है। और संकेतकों के बारे में क्या, चलिए बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI के बारे में। यह छोटी सी खजाना हमें समझने में मदद करती है कि क्या स्टॉक ओवरबॉट है, जिसका मतलब है कि यह पुल बैक के लिए तैयार हो सकता है, या ओवरसोल्ड है, जिसका मतलब है कि यह बाउंस के लिए तैयार हो सकता है। जब उबर का RSI 30 से नीचे गिरता है तो यह अक्सर तकनीकी व्यापारियों के लिए संभावित खरीदारी का संकेत देता है, और जब यह 70 से ऊपर चढ़ता है तो यह कभी कभी आने वाले सुधार का संकेत देता है। यह क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन यह बाजार की भावना का एक बहुत ही उपयोगी थर्मामीटर है। चार्ट एक कहानी कहता है, प्रारंभिक संदेह, महामारी प्रेरित गिरावट, टेक्नोलॉजी की उत्साह और ईट्स के उदय से प्रेरित एक महत्वपूर्ण रिकवरी, और फिर एक समेकन का दौर। यह एक अस्थिर यात्रा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नए साल की रात 2 बजे उबर को हाइल करने की कोशिश करना। 4 बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। क्या यह स्टॉक एक सौदा है या एक फंसे हुए जुआ? अब आइए घुमावदार लाइनों से सीधे ओजी मूल्य निवेशक स्वयं बेंजामिन ग्राहम की बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ते हैं। जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दें कि ग्राहम वॉरेन बफेट के मेंटर थे और दू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक थे। उन्होंने व्यवसायों को खरीदने की सलाह दी, न कि सिर्फ स्टॉक्स, और वह भी उनके आंतरिक मूल्य से छूट पर। तो
यदि बेंजामिन ग्राहम आज जीवित होते और मान लें कि उन्हें आईफोन का उपयोग करना आता है, तो वह उबर के बारे में क्या सोचते? ग्राहम आमतौर पर ऐसी कंपनियों की तलाश करते थे जिनके स्थिर आय, मजबूत बैलेंस शीट और मजबूत लाभांश हो। ऐसी बातें जिनके लिए ईमानदारी से कहें तो उबर का ऐतिहासिक रूप से जाना जाना नहीं है। बहुत लंबे समय तक उबर एक विकास स्टॉक था, न कि एक क्लासिक मूल्य स्टॉक। कंपनी जैसे उबर पर कड़ा ग्राहम सूत्र लागू करना, जिसने वर्षों तक तत्काल लाभ की तुलना में बाजार हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी, जटिल हो सकता है। ग्राहम की विधियां अधिक परिपक्व, स्थिर कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उबर अभी भी कई तरीकों से परिपक्व हो रहा है। हालांकि उनकी हालिया लाभप्रदता की दिशा में प्रयास के साथ हम यह आकलन कर सकते हैं कि क्या बाजार हमें सुरक्षा का मार्जिन दे रहा है। होस्ट, यदि हम मूल्य आय PE जैसे मैट्रिक्स को देखें, जब वे लगातार सकारात्मक आय दिखाते हैं या यहाँ तक कि उच्च विकास वाली अभी लाभहीन कंपनियों के लिए मूल्य सेल्स PS, तो हमें एक समझ मिल सकती है। उबर की विशाल बाजार पूंजीकरण और अभी भी विकसित हो रही लाभ कहानी को देखते हुए कई लोग तर्क देंगे कि इसे सख्त ग्राहम मानकों के अनुसार अंडरवैल्यूड कहना मुश्किल है। इसे अक्सर उचित मूल्य का माना जाता है या यहाँ तक कि मैट्रिक्स द्वारा अधिक मूल्यवान भी माना जाता है, जो भविष्य के बहुत से विकास को कीमत में शामिल करता है। लेकिन जैसे ही वे लाभप्रदता प्राप्त करते हैं, तस्वीर बदलने लगती है। यह गहरे छूट वाले सिगार के टुकड़े को खोजने के बारे में कम है और अधिक यह देखने के बारे में है कि क्या बाजार एक प्रमुख प्लेटफॉर्म की भविष्य की संभावनाओं का उचित मूल्यांकन कर रहा है। 5. फायदे बनाम नुकसान, बुल, बियर और वह व्यक्ति जो निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, ऐतिहासिक आंकड़ों और गणितीय समीकरणों से बहुत हो गया। चलिए इसे उस बात पर लाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप क्यों उबर स्टॉक का मालिक बनना चाहेंगे और क्यों आपको पहाड़ की ओर भागना चाहिए? बुल केस, आप क्यों आशावान हो सकते हैं? बाजार प्रभुत्व, उबर एक क्रिया है। मैं वहाँ उबर करूँगा, ये ब्रांड शक्ति है दोस्तों। उनके पास राइड शेयरिंग और फूड डिलीवरी दोनों में विशाल नेटवर्क प्रभाव हैं, जो नए प्रतिस्पर्धियों के लिए उन्हें वास्तव में बाधित करना कठिन बनाते हैं। लाभ की राह, वर्षों की नकदी जलाने के बाद उबर अंततः स्थिर लाभ दिखा रहा है। यह बहुत बड़ा है। यह एक परिपक्व व्यवसाय मॉडल और बेहतर परिचालन दक्षता का संकेत है। विविधीकरण, अब वे सिर्फ सवारी नहीं हैं। उबर ईट्स एक प्रमुख खिलाड़ी है और वे फ्रेट, विज्ञापन और यहाँ तक कि स्वायत्त वाहनों आखिरकार में भी हाथ आजमा रहे हैं। इससे एकल आय स्रोत पर निर्भरता कम होती है। वैश्विक पहुंच, उबर कई देशों में संचालन करता है, जिससे निरंतर विकास के लिए इसका एक विशाल लक्षित बाजार है। भय केस, आप क्यों निराश हो सकते हैं? नियामक बाधाएं, दुनिया भर की सरकारें उबर जैसी कंपनियों को नियंत्रित करना पसंद करती हैं। ड्राइवर वर्गीकरण से लेकर मूल्य निर्धारण तक नए नियम उनके व्यवसाय मॉडल और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। ड्राइवर चिंताएं, ड्राइवर वर्गीकरण, कर्मचारी बनाम ठेकेदार पर बहस जारी है। यदि ड्राइवरों को कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो श्रम लागतें आसमान छू सकती हैं, जिससे मार्जिन दब सकते हैं। प्रतियोगिता, जबकि वे प्रमुख हैं, प्रतिस्पर्धा कड़ी है। लिफ्ट, डोरडैश, स्थानीय टैक्सी कंपनियां और यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन भी अपने हिस्से के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंदी, संवेदनशीलता, राइड शेयरिंग और भोजन वितरण असाधारण खर्च हो सकते हैं। एक बड़े आर्थिक मंदी में लोग खर्च कम कर सकते हैं, जिससे उबर की आय पर असर पड़ेगा। लाभप्रदता की नाजुकता, जबकि वे अभी लाभकारी हैं, यह अभी भी नई जगह है। क्या वे बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के बीच इसे बनाए रख सकते हैं? यह एक कठिन चुनौती है। 6. महत्वपूर्ण जांचें, अलमारी में खोपड़ी और वैश्विक मंच।
हर कंपनी की अपनी खासियतें होती हैं और उबर ने अपने इतिहास में कुछ बड़े मोड़ देखे हैं। आइए अतीत को नज़रअंदाज न करें। उबर ने अपने हिस्से के घोटालों का सामना किया है, उच्च प्रोफाइल डेटा उल्लंघनों से लेकर विषाक्त कार्य संस्कृति के आरोपों तक और दुनिया भर में अनगिनत नियामक संघर्ष। इन तरह की घटनाएं निवेशकों का भरोसा हिला सकती हैं और भारी जुर्माने या कानूनी खर्चों का कारण बन सकती हैं। जबकि इनमें से कई मुद्दे पीछे रह गए हैं, वे कंपनी के डीएनए का हिस्सा हैं और यह याद दिलाते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुधार के प्रयास किए हैं, लेकिन अतीत एक सीख है। अब चलिए वैश्विक बाजार स्थिति पर चर्चा करते हैं। उबर एक वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो दर्जनों देशों के सैकड़ों शहरों में संचालित है। यह एक बड़ा लाभ है। हालांकि वैश्विक विस्तार आसान नहीं है। उन्हें कई बाजारों में कड़ी स्थानीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चीन में डीडी से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रैब तक और अन्य स्थानों पर स्थानीय राइड शेयरिंग ऐप्स। विभिन्न नियम, सांस्कृतिक प्राथमिकताएं और आर्थिक परिस्थितियां। इसका मतलब है कि एक ही उपाय सभी पर लागू नहीं हो सकता। उनका स्थान कई पश्चिमी बाजारों में प्रमुख है, लेकिन अन्य में यह लगातार संघर्ष का विषय है। यह एक वैश्विक शतरंज खेल की तरह है, लेकिन हर देश के नियम थोड़े अलग होते हैं। 7 निष्कर्ष, सवारी करनी है या नहीं, यही सवाल है। तो दोस्तों, यह रहा हमारा सफ़र उबर टेक्नोलॉजीज के साथ। उसकी विनम्र शुरुआत से लेकर उसकी वैश्विक आकांक्षाओं तक, उसकी वित्तीय नाजुकता की यात्रा और उसके स्टॉक चार्ट के भावनात्मक ऊंचे और निचले पल। हमने क्या सीखा? उबर एक ऐसी कंपनी है जिसकी बाजार में स्पष्ट प्रभुत्व है और यह एक बढ़ते हुए उद्योग में है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे विशाल राजस्व बढ़ा सकते हैं और महत्वपूर्ण रूप से अब वे लाभदायक भी साबित हो रहे हैं। हालांकि वे एक अत्यधिक जांचे और नियंत्रित वातावरण में काम करते हैं, लगातार प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं और स्वाभाविक श्रम लागत की चुनौतियों का सामना करते हैं। होस्ट, उबर में निवेश करना छुपे हुए रत्न की खोज के बारे में कम है और इसकी प्लेटफॉर्म की दीर्घकालिक शक्ति में विश्वास करने और जटिल वैश्विक परिदृश्य में नेविगेट करने की क्षमता में अधिक है। यह एक गतिशील कंपनी है, एक गतिशील उद्योग में। अंततः क्या उबर टेक्नोलॉजीज आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठती है? यह आपकी अपनी वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और उनके भविष्य के कार्यान्वयन में विश्वास पर निर्भर करता है। यह एक सेट इट एंड फॉरगेट इट लाभांश स्टॉक नहीं है, लेकिन जो लोग ऑन डिमांड सेवाओं के भविष्य में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह एक दिलचस्प यात्रा हो सकती है। अपनी खुद की रिसर्च करना याद रखें, एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और कभी भी उस राशि से अधिक निवेश न करें जिसे आप खोने का जोखिम नहीं ले सकते। और हाँ, यदि आपको उस वित्तीय सलाहकार के कार्यालय जाने के लिए राइड चाहिए, तो आप जानते हैं किससे कॉल करना है। अस्वीकरण, यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। स्टॉक्स में निवेश में जोखिम शामिल हैं, जिसमें मूलधन का नुकसान भी हो सकता है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। मैं वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। और ये था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं।